गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, विद्युत विभव की बात हो गई थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात हो गई थी, बहुआवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की बात हो गई थी। अब है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में -q आवेश होता है, +q आवेश होता है। 2a दूरी जो अल्प होती है उस पर स्थित होते हैं -q और +q आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो डायग्राम में बना रहा हूं, यह देखो बच्चों, ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका केंद्र है O। इसके केंद्र से r दूरी पर थीटा कोण पर AB एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ -q आवेश है, यहाँ +q आवेश होता है, यह आप जानते हैं। AB एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके केंद्र O से थीटा कोण पर r दूरी पर, थीटा कोण है और r दूरी पर बिंदु P है, यहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यहां से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ये दूरी है r1, यहां से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ये दूरी है r2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? 2a होती है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1 आधी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ठीक है। डायग्राम ये कह रहा है कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये थीटा कोण पर r दूरी पर बिंदु P का मान ज्ञात, बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए इसको मैंने इससे मिला दिया, इस वाले को मैंने इससे मिला दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इधर सुनना, ये मिला दिया है, ये दूरी A और B के बीच की 2a होती है, तो ये A हो गई, ये भी A हो गई, कोई इसमें भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब इधर सुनना, कैसे करेंगे, यहां पर विभव निकालना है। तो मैं पहले -q आवेश के कारण, एक सेकंड में फिर भी बोल देता हूं, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं -q आवेश के कारण यहां पर विभव निकालूंगा, और फिर मैं +q आवेश के कारण यहां पर विभव निकालूंगा, ठीक है ना। और दोनों को जोड़ दूंगा, कुल विभव आ जाएगा, क्योंकि विभव तो एक अदिश राशि है, तो ऐसे निकलेगा। तो मैं पहले कर रहा हूं -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, और वो हो गया V1, और विभव का सूत्र होता है KQ/R। तो ये हो जाएगा -q, आवेश -q है, बटा 4πε0 अपॉन दूरी कितनी है? R1। ज्यादा दिक्कत है तो V बराबर KQ/R होता है। ये आ गया समीकरण 1, -q आवेश के कारण। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव हो जाएगा, जब देखिए आप V2 बराबर हो जाएगा, बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q/4πε0R2। समीकरण हो गई 2, ठीक है। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 + V2,
और V1 और V2 के मान यहाँ से उठा के रख दूंगा, ठीक है ना। तो V बराबर हो जाएगा, V1 का मान रखेंगे -2/4πε0r1 प्लस Q/4πε0r2। तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यहां से Q/4πε0 कॉमन आ गया और ये हो गया -1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं थी आपको कि इतना आ गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लेंगे। V बराबर हो जाएगा Q/4πε0, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का R2 ये प्लस का R1, तो मैं R1 को पहले लिख लेता हूँ, R2 को बाद में लिख लेता हूँ, R1 R2। ये माइनस का R2 आएगा, ये प्लस का R1 आएगा, तो R1 को पहले लिख लिया, R2 को बाद में लिख दिया, ये आ गया। ये आगे समीकरण 3। अब बच्चों ये समीकरण 3 आगे कब सोल्व होगी? जब R1 - R2 और R1 R2 के मान आ जाएंगे। जब R1 - R2 और R1 R2 के मान आ जाएंगे तभी तो ये समीकरण आगे सोल्व होगी, नहीं तो ये समीकरण आगे सोल्व ही नहीं हो पाएगी। तो अब R1 - R2 तथा R1 R2 के मान निकालने के लिए आप इस पर लंब डाल रहे हैं। देखना आप कैसे कर रहे हैं। मैंने इस B से इस PO पर लंब, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, थीटा है ये लंब डाल दिया BC, C लंब डाल दिया, BC लंब डाल दिया PO पर, और PO को आगे बढ़ाकर इस पर मैंने लंब डाल दिया AD। PO को आगे बढ़ाया और A से लंब डाल दिया AD। तो R1 - R2 तथा R1 R2 के मान ज्ञात करने के लिए मैंने PO पर BC और AD लंब डाले हैं। PO पर BC और AD लंब डाले हैं। अब इधर सुनना बच्चों कैसे मान निकलेगा। इधर सुनना, हमने कहा था 1st चैप्टर में कि ये AB बिंदु द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, दूरी बहुत कम होती है। जब दूरी ये बहुत कम है तो ये AO के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी कि AO के बीच की दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत कम है, 2A दूरी बहुत कम है, तो A दूरी बहुत कम है, A दूरी बहुत कम है, तो ये बिंदु O A के बिल्कुल पास है, O बिंदु बिल्कुल A के पास है। जो O पॉइंट है वो बिंदु A के बहुत पास है। अरे बहुत पास होगा ना, क्यों? क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है, ये A दूरी बहुत कम होती है, जिस कारण ये दूरी A बहुत कम है, तो ये O A पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल A के पास है। जब O पॉइंट बिल्कुल A के पास है तो ये रेखा ऐसी तो आएगी हो, ये जो OD रेखा है वो PD रेखा है, वो कैसे आएगी? ऐसी तो आएगी, यहाँ पर जो आएगी P और ये बिल्कुल यहाँ आएगी, यानी कि A के बिल्कुल पास आएगी, D बिंदु यहाँ आएगा। तो इस केस में आपण PA का मान PD रख सकते हैं, यानी कि ये रेखा कहाँ आएगी? बिल्कुल यहीं तो आएगी। तो PA का मान क्या रखा जा सकता है? PA का मान बराबर PD रखा जा सकता है। PA का मान PD के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये O जब यहाँ पर है A के पास, तो O जब A के पास है तो ये रेखा योगी तो आएगी, और जब यूं आएगी तो PA का मान किसके बराबर हो जाएगा? ये PD के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल PA का मान PD के बराबर हो जाएगा। और PA का मान PB को लिख सकते हैं PO प्लस OD, PO प्लस OD। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? R1 - R2 और R1 R2 के मान निकालने के लिए। PA बराबर आ गया PO प्लस OD। PA का मान कितना है? PA का मान है R1, PO का मान कितना है? R। OD का मान अभी भी नहीं पता, क्योंकि R1 का मान निकालेंगे तभी तो R1 - R2 आएगा। तो PA का मान तो R1 है, PO का मान R है, OD का मान अभी नहीं पता। इस पर हम बढ़ा दो A। OD का मान कहां से निकलेगा? ये समकोण त्रिभुज नीचे वाला, ये वाला ADO समकोण त्रिभुज
ADO से, और ADO से cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा जब आधार बटे कर्ण होगा तो आधार कितना है इसका, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, शीर्ष कोण। आधार कौन सा होगा इसका, आधार होगा OD, आधार है OD, कर्ण है इसका AO, ठीक है ना। और OD की वैल्यू कितनी है निकालनी है, AO की वैल्यू है A, AO की वैल्यू A तो है, तो OD की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा, समीकरण आ गई। और OD की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे A B से A में, तो R1 इक्वल टू आ गया R प्लस A cos थीटा। आपको यहाँ समझने को ध्यान देना है, यह आ गई समीकरण C, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण C आ जाएगी R1 बराबर R प्लस A cos थीटा, ठीक है ना। R1 बराबर आ गई R प्लस A cos थीटा। मैंने क्या करा था, मैंने कहा था कि बिंदु O A के बहुत पास है, क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है, तो O A के बिल्कुल पास है, तो PA का मान PD के बराबर आएगा, और PA बराबर हो जाएगा PO प्लस OD। तो PA का मान R1 है, PO का मान R है, OD का मान इस नीचे वाले समकोण के उससे मैंने निकाल लिया, तो R1 का मान आ गया। अब इसी प्रकार ये O बिंदु बिल्कुल B के पास होगा, क्योंकि ये तो बहुत पास पास ही तो है तीनों चीजें, A और O, A O और B तीनों पास पास हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही तो है बिंदु द्विध्रुव, तो O B के बिल्कुल पास है, O बिंदु B के बहुत पास है, B के बहुत पास है, और B के बहुत पास है। तब आप देखिए B के बहुत पास है तो PB, R2 का मान PB तो है, PB का मान क्या लिखा जा सकता है, PB की वैल्यू R2 है, R2 की निकालनी है। PB का मान, ये O बहुत पास है तो ये O यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, तो ये C कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, O नीचे वाला O यहाँ आ गया बिल्कुल, तो C कहाँ आ गया बिल्कुल, यही तो आ गया ये C। तो यानी कि PB का मान किसके बराबर हो सकता है, PC के, किसके बराबर हो सकता है, PC के। PB का मान PC के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही तो बनेगा ही, O B के पास है तो PB का मान PC के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। PB का मान PC के बराबर आ गया, तो इसको लिखा जा सकता है PB बराबर, PC को लिखा जा सकता है PO माइनस OC, PO माइनस OC लिखा जा सकता है, PO माइनस OC लिखा जा सकता है। PB का मान है R2, PO का मान है R, OC का मान पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें OD का निकाला है, इसको समीकरण डालने के लिए, और OC का मान कहां से निकलेगा, इस समकोण त्रिभुज से, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCO से, BCO से हमारे पास किसका मान निकल जाएगा, इससे हमारे पास निकल जाएगा, इसका मान निकलेगा OC का, cos थीटा, और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका OC, कर्ण कितना हो गया 90 के सामने वाला OB, OC की वैल्यू निकालनी है, OB की वैल्यू हो गई A, तो यहां से OC की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा, OC की वैल्यू आ गई A cos थीटा, और OC की वैल्यू उठाकर यहां से उठाकर ये समीकरण D मान लो, और OC की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, OC की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, तो R2 की वैल्यू आ गई यहां से, R2 बराबर आ गया R माइनस A cos थीटा, और ये वैल्यू आ गई F। R1 की वैल्यू ये रही यहां से C से, और R2 की वैल्यू ये रही, दोनों निकल गई, कैसे, O A के पास था, O B के पास था, तो PA बराबर PO प्लस OD से, और PB बराबर PO माइनस OC से। ये वाला डेरिवेशन इस साल आ चुका है बोर्ड में, 4 नंबर में विद्युत विभव की परिभाषा आई थी, उसके साथ ये डेरिवेशन आया था, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, पहले प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, ऐसे निकलेगा विभव तो, क्योंकि कुल विभव निकाल रहा है तो फिर इनको जोड़ दिया है, और फिर R1 माइनस R2 और R1 R2 के मान निकाल लें, तो R2 बराबर आ गया R माइनस A cos थीटा, ठीक है ना। और R1 और R2 की वैल्यू निकाल दूंगा, R1 और R2 की वैल्यू से मैं R1 माइनस R2 निकालता हूं और R1 R2 निकालता हूं, इसलिए R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यही तो रखना है इसका मान, R1 माइनस R2 का चाहिए, R1 R2 का चाहिए,
तो R1 माइनस R2 का मान निकालता हूँ। R1 का मान कितना था, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, ये था। तो यहां से R1 माइनस R2 का मान आ जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। R से R कट गया, R1 माइनस R2 बराबर आ गया 2 ए कॉस थीटा। ये आ गई समीकरण 4। R1 माइनस R2 का तो आ गया मान। हमको अब किसका मान निकालना है, R1 R2 का। किसका निकालना है, R1 R2 का मान निकालना है। तो R1 R2 का मान निकालना है तो इधर देखिए कैसे निकालेंगे R1 R2 का मान। समीकरण C है R1 और समीकरण F है R2, इसलिए R1 R2 कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे। R प्लस ए कॉस थीटा तो R1 का मान है और R2 का मान है R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो R1 R2 हो जाएगा कितना, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R1 R2 का मान ये हो जाएगा। और a की वैल्यू बहुत कम है तो a स्क्वायर की वैल्यू और भी कम आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं R इज ग्रेटर देन a, तो इसलिए R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल R स्क्वायर आएगी, यानी ये पद हट जाएगा। क्यों, क्योंकि a का मान तो बच्चों बहुत कम है और a का मान बहुत कम है तो a स्क्वायर का मान और भी कम आएगा। कहीं कहेंगे ज्यादा आएगा, कैसे, a का मान यदि 0.2 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 0.04, और भी कम आ गया। तो a स्क्वायर का मान बहुत कम है तो ये पद नगण्य मान को छूट जाएगा, यानी कि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान केवल R स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए R1 R2 का मान कितना आ गया, केवल R स्क्वायर आ गया। R1 R2 का मान R स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गई समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 के मान, समीकरण 4 और 5 के मान डालना हो समीकरण 3 में। समीकरण 4 में है R1 माइनस R2 और समीकरण 5 में है R1 R2। उठाकर समीकरण 3 में रख रहा हूं तो v बराबर आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चल ही रहा है। R1 माइनस R2 का मान कितना है 2a cos थीटा और ये कितना है R स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। q इंटू 2a कितना होता है p, क्योंकि q इंटू 2a बराबर होता है p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने पढ़ा है 11th क्लास को, 11th फर्स्ट चैप्टर में, 11th में कर रहा है सर। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है q इंटू 2a बराबर होता है p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो q इंटू 2a हो जाएगा p और v बराबर आ जाएगा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आ जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख सकता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आ गया, तो इसलिए v बराबर आ गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख लो। तो ये विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब r दूरी पर और थीटा कोण पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला, चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, ये आ गया। थीटा एंगल है, r दूरी है, p क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, k क्या है नियतांक है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यदि ये कह दूं आपसे कि आपको इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आ गया किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, दूसरा आपसे कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालो। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है फर्स्ट चैप्टर में, अब कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालो। तो अक्षीय बिंदु के लिए इसमें केस आ गया पहला, अक्षीय बिंदु के लिए, अक्षीय बिंदु पर निकालना है तो अक्षीय बिंदु के लिए इधर देखिए, अक्षीय बिंदु के लिए क्या होता है, आप इधर सुनिए। अक्षीय बिंदु के लिए, अक्षीय बिंदु कहां पर होगा, इस अक्ष पर, इस अक्ष पर होगा, तो अक्षीय बिंदु के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा हो जाएगा अक्षीय बिंदु के लिए 0 डिग्री। तो इसलिए v बराबर सूत्र है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो इसलिए v बराबर आ जाएगा kp
cos 0 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए v बराबर आ जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। kp अपॉन क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। kp बराबर क्या आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, v बराबर kp अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर सुनना, अक्षीय बिंदु पर आ गया। अब क्या निरक्षीय बिंदु बिल्कुल ऊपर होता है सीधा स्ट्रेट लाइन, तो निरक्षीय बिंदु पर मुझे निरक्षीय बिंदु के लिए बात करें तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि v बराबर होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो इसलिए v बराबर आ जाएगा kp cos 90 अपॉन r स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0, तो v का मान 0। किसी भी बिंदु पर निकालना हो तो ये सूत्र है। अक्षीय बिंदु पर निकालना हो तो ये इसी सूत्र में रखकर निकाल दिया, अक्षीय बिंदु पर ये आ गया और निरक्षीय बिंदु पर 0 आ गया। तो पेपर में बच्चों आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालिए, तो ये निकल जाएगा यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालो, तब ये तो करना ही है, उसके बाद लिख लेना है अक्षीय बिंदु के लिए थीटा इतना है तो अक्षीय बिंदु पर इतना आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह सकता है कि निरक्षीय बिंदु पर निकालो, इतना करने के बाद निरक्षीय के लिए थीटा इतना रखकर 0 निकाल देना है। या आपसे ये भी कह सकता है कि सिद्ध करो कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो ये करने के बाद थीटा रखकर v का मान 0 आ जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव आ जाएगा। ये आ गया, ये आज का टॉपिक खत्म हो गया। एक बात और है, आपको पीडीएफ लगातार मिलती जा रही है। अब मैं आपको तीसरे और चौथे चैप्टर की लगातार पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है ना। जो पढ़ा दिया उसकी लगातार पीडीएफ भेज रहे हैं। 5वां और 6ठा चैप्टर की पीडीएफ 3 अनुप्रयोग तक आपके पास आ गई होगी, क्योंकि मैंने 3 अनुप्रयोग तक दे दी है। चौथा और 5वां अनुप्रयोग के लिए आपको ऐसे सिंगल 1 पन्ना फिर 2 पन्ना ऐसे 6 पन्ने छोड़ देने हैं, यानी कि ऐसे नहीं ऐसे 1 2 3 4 5 6 पन्ने छोड़ देने हैं चौथे और 5वें अनुप्रयोग के लिए, क्योंकि उनकी पीडीएफ आपको सोमवार तक मिल जाएगी। और तीसरे और चौथे की पीडीएफ में लगातार भेज रहा हूँ, क्योंकि जिससे आप मेरे साथ साथ चलते रहे, पीछे नहीं आए, ठीक है ना। उसका 3 अनुप्रयोग तक की पीडीएफ आ चुकी है। चौथे और 5वें की जो पीडीएफ है वो मैं आपको सोमवार को आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरे और चौथे की तो लगातार आपको मैं भेज रहा हूँ रोज, ठीक है ना। तो उसका काम उससे याद करने में भी आपको सहूलियत रहेगी, इसलिए मैंने तीसरे चौथे को कंटिन्यू कराया। और 5वें और 6ठे चैप्टर में जो चौथा और 5वां अनुप्रयोग की पीडीएफ नहीं आई, वो पीडीएफ सोमवार को मैं संडे को बना लूँगा। टाइम मिलता है संडे को, तो बना के वो मैं आपको उस समय आ जाएगा। वो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 पन्ने छोड़ देना, और ये मेरे साथ आप करते रहो, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पढ़ते रहे, ठीक है ना। आज का काम इतना ही है, धन्यवाद।